हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कंप्लीट साइंस की सीरीज चल रही है। आज डे 12 है। इसकी पुरानी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट साइंस की सीरीज चल रही है, ये सबके लिए हेल्पफुल है। अभी आपको पता है रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 28 से। बाकी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो उनकी प्रिपरेशन आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। बाकी जो मैं साइंस की कुछ ट्रिक वीडियोस भी आते हैं, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन से मिलेगी, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के गेट होती रहे। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ टफ मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, हमेशा इजी क्वेश्चन नहीं आते। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किस भौतिक राशि यानी कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। आपको वो आंसर बताना है। तो कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या है, टेस्ला है। तो जल्दी से आंसर बताइए। आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यानी कोई भी मैग्नेट, जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसके आसपास जो भी एरिया होता है जो इफ़ेक्ट करता है, यानी उस करंट की वजह से जितना एरिया इफेक्टेड होता है, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। नॉर्मली ये दोनों सेम होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं आप, जिसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो कई बार आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो डेंसिटी होती है, उसका मात्रक क्या होता है, यानी उसकी यूनिट क्या होती है। तो उसकी यूनिट मेजरमेंट क्या होती है, टेस्ला, यानी जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। ठीक। चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है, तो आपको बता दूं इसकी क्या होती है, वेबर। क्या होती है, वेबर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। चुंबकीय प्रेरण यानी टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर दूसरी यूनिट देखें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके। चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस यूनिट होती है, गॉस होती है, या फिर मैक्सवेल ने इसको डिफाइन किया था, तो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। एक टेस्ला की यूनिट जो होती है, यानी कि जो एक टेस्ला बराबर होता है, वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। एक मिनट, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, गॉस के बराबर होता है। ठीक है। और जो वेबर होता है वो 10⁸ मैक्सवेल होता है। 10⁸ मैक्सवेल ने ही बताया था इसका रूल। तो जब अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछेंगे तो सिर्फ वेबर होगा आंसर, टेस्ला पूछेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र। और अगर आपकी दूसरी यूनिट पूछी जाए टेस्ला किसकी है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर नॉर्मली जो इसकी साइन यूनिट। चुंबकीय फ्लक्स एक कैसी होती है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स होती है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, आपको पता है, एक वेक्टर होती है और एक कैसी होती है, स्केलर होती है। तो ये स्केलर होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन और 40% अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लें, तो इन दोनों के मिश्रण का, यानी इनका जो सॉल्यूशन होता है, उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, ये आपको बताना है। बहुत बार एग्जाम, ये सारे एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो किसकी तरह यूज होता है, प्रोपलेट की तरह, बस इसका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि जो मीथेन होता है, वो अगर उसकी क्लोरिनिफिकेशन करते हैं या क्लोनराइजेशन करते हैं, तो उनमें से कौन सी क्रिया की जाती है, फ्री रेडिकल्स या इलेक्ट्रोफिलिक या एलिमिनेशन या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन बोलें, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सी यूज़ की जाती है, ये आपको बताना है। तो जो मीथेन क्लोनीकरण अभिक्रिया होती है, वो एक फ्री रेडिकल अभिक्रिया है। कैसी है, फ्री रेडिकल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, मैंने आपको बताया है। मार्स गैस के नाम से भी किसको जाना जाता है, मीथेन को। ये कैसी होती है, रंगहीन होती, गंधहीन, स्वादहीन, यानी इसमें ना तो रंग होता है कोई, ना तो गंध होती है, ना स्वाद होता है। ये हवा से भी हल्की होती है, ये आपको याद रखना है। हवा से भी हल्की गैस अगर पूछा जाए तो कौन सी होती है, मीथेन होती है। मीथेन जल में अघुलनशील, लेकिन जैसे अल्कोहल वगैरह, ईथर वगैरह अगर आप मिलाते हैं तो वो घुलनशील हो जाती है, लेकिन नॉर्मली अगर वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये घुलती नहीं है, और इसे जलाने पर ये खुद ही जल जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट है कार्बोरंडम, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्बोरंडम का फॉर्मूला कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। कार्बोरंडम क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम बोलते हैं SiC से सिंबोलित किया जाता है। जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, यानी आप बोल सकते हो कॉमर्शियल नेम कार्बोरंडम ही बोला जाता है, ठीक है। इसका नॉर्मली यूज़ जो होता है, जैसे कार वगैरह ब्रेकर्स होते हैं ना, ब्रेक्स हो जाते हैं या फिर क्लच आ जाते हैं, सिरामिक जो प्लेट्स वगैरह हो जाती हैं, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि m द्रव्यमान, ठीक, और वेग कितना है किसी भी कण का, किसी भी पार्टिकल का, v है। अगर किसी दीवार से ये परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर टकराकर विपरीत दिशा में यानी इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और उसी वेग से वो वापस आ रही, जिस डायरेक्शन में जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में भी स्पीड सेम है, तो संवेग में परिवर्तन का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए m द्रव्यमान है यानी कि जो उसका मास है वो m दिया है और उसकी स्पीड कितनी दी है v, आप ये बोल सकते हैं, सॉरी ये v वेक्टर होता है, m स्केलर होता है। तो जो नॉर्मली बनेगा ये सारे किस में आ जाएंगे, वेक्टर में आ जाएंगे, क्योंकि m तो आपका क्या होता है, स्केलर होता है, जिसको हम कैप करके डिनोट करते हैं। तो अगर ये विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है और सेम स्पीड से वापस आ रहा है तो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, 2mv होता है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड पॉजिटिव 2mv होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल, क्या दिखा हुआ है कि जो फिनॉल होता है उसका जिंक पाउडर के साथ अगर आसवन किया जाता है तो फिर क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो जो फिनॉल के साथ जिंक पाउडर का आसवन करने पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला सभी को पता होगा नॉर्मली, जिसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 होते हैं, C6H6, कार्बन और हाइड्रोजन बोथ 6 हो जाते हैं, वो बेंजीन होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश यानी कोई भी रेज, कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, मतलब कोई भी मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्पष्ट सीमा से अलग किया हो, यानी कि अगर हम उसको अलग करते हैं, यानी कि मान लो सघन माध्यम से विरल यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो जब तब प्रकाश में निम्न में से कोई परिवर्तन नहीं होती, यानी ये वो कौन सी चीज़ होगी जो परिवर्तित नहीं होती, वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, फिर या आयाम, कौन सा आंसर होगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण दोनों माध्यम में अलग अलग जो रेखाएं होती हैं उनके आपतन बिंदु होते हैं। आपतन मतलब जब कोई रे जा रही, मान लो ये कोई भी प्लेन स्पेस है, यहाँ पर कोई रे आएगी तो आपतन क्या होता है, यानी ये जो किरण आ रही है और जो परावर्तित हो जाएगी वो परावर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो एक ही माध्यम में वापस लौट रही है, अगर मान लो दूसरे माध्यम में जाती तो आपको पता है, जो आपने अपवर्तन का नियम पढ़ा है, यहाँ से थोड़ा सा बेंड होती है जो रे होती है, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं, यानी वो किरण क्या होगी, अपवर्तित, जो थोड़ी सी बेंड, यानी कि अगर कोई भी रे नॉर्मली कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए लेकिन थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर जाए तो उसको हम बोलते हैं अपवर्तन और उस किरण को अपवर्तित बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति, यानी आवृत्ति पर चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें अभिलंब की ओर, यानी अभिलंब क्या होगा, अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें लाइन को तो बीच वाली जो सिंपल लाइन खींची जाती है, जो काल्पनिक रेखा, वही अभिलंब होता है। तो ये जो बेंड हो रही है लाइन आपको दिख रही है, बेंड होकर फिर निकल जाती है, तो ये जो बेंड हो रही है इसी को घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या चेंज नहीं होगी, आपकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मेजर करने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है कि जो पायरोमीटर होता है उसका उपयोग किस राशि को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है नॉर्मली, ये बहुत लोगों को पता होगा ये आंसर, जो पायरोमीटर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, पायरोमीटर जो उच्च ताप होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा, ठीक। हाइग्रोमीटर पता है ये आपको, सापेक्ष आर्द्रता मेजर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हाइग्रोमीटर का, याद रखना, हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं हाइड्रो वाटर से रिलेटेड। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए होता है, यानी कोई भी दाब मेजर करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंद्रधनुष यानी जो रेनबो होता है किस घटना का उदाहरण है, व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर परावर्तन। तो आपको पता है, ये सबको पता है, डिस्पर्जन होता है, यानी वर्ण विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, यानी कि जब कोई भी लाइट
कोई वाइट लाइट किसी भी आप वाइट लाइट अगर प्रिज्म पे डालते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और आपको जो रेनबो बनता है वो कितने कलर से मिलकर बनता है, उन्हीं 7 कलर से मिलकर बनता है। और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, यानी वर्ण का विक्षेपण हो जाना, ये इंद्रधनुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ये सब वर्ण विक्षेपण में आते हैं, लेकिन मेनली जो रेनबो है आपसे पूछा जाता है तो वो भी किसका है, वर्ण विक्षेपण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि जो लिबिस अम्ल है, ठीक, जो लिबिस अम्ल होता है उसके द्वारा अगर उत्प्रेरित एरोमेटिक यौगिकों की एल्कलीकरण या फिर एसिलीकरण यानी एल्कलाइजेशन या एसिलाइनेशन करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया नाम दिया जाता है, यानी कौन सी क्रिया है। तो लिब्स अम्ल द्वारा जो उत्प्रेरित एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनका जो एसिलाइजेशन या फिर एल्कलाइजेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेडिल क्रॉफ्ट क्रिया। तो याद रखना, इस प्रक्रिया का नाम पूछा जाता है, या फिर ये पूछेंगे इसमें किसका हम क्या करते हैं, किस अम्ल के साथ लिबिस अम्ल द्वारा कि कौन सा उत्प्रेरक होता है, कलीकरण और एसिलीकरण। तो कौन सी क्रिया का नाम क्या है, फ्रेडिल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। बस इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सदिश राशि है। तो आपको पता है सदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं, वही आपकी सदिश राशियाँ होती हैं, यानी जिसमें डायरेक्शन हो। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है ये आपको बताना है। विद्युत धारा, भार, ताप, दबाव। तो टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत होती है तो ये हो नहीं सकता। दबाव में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। भार में किसी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, यस, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो बताया जाता है। भार क्या होता है, mg। मास अगर पूछा जाता है यानी कि द्रव्यमान और भार में दोनों में डिफरेंस। अगर द्रव्यमान पूछा जाएगा तो द्रव्यमान आपका स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होगा, लेकिन जो भार होगा वो क्या होगा आपका सदिश राशि, क्योंकि इसके साथ ग्रेविटी ली जाती है। ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या फिर ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वहाँ पर अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो इसलिए ये क्या होगी, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, ये ध्यान रखना। तो सदिश राशि कौन सी होगी, भार यानी कि वेट। कास्टिक सोडा यानी जिसका फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता होगा, सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में। जो कास्टिक सोडा होता है जिसको हम बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम होता है। ये किस विलेन का शोषण करेगा ये आपको बताना है। कॉस्टिक सोडा किस विलेन का शोषण करता है, तो जो कॉस्टिक सोडा होता है वो CO2 का शोषण करेगा। किसका, CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये आपको दिया ही है। NaOH होता है, ये एक क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा भी कहा जाता है। जैसे चिली साल्ट पीटर होता है उसको बोलते हैं NaNO3, ठीक है। ये कुछ नाम होते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट का होता है चिली सॉल्ट पीटर, यानी जो NaNO3 होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किसका फॉर्मूला होता है, चिली सॉल्ट पीटर का, ठीक। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है ये आपको बताना है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है ये बताना है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ पर है, मून पर यानी कि चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा किसकी संकल्पना प्राप्त होती है, ऊर्जा, कार्य संवेग और जड़त्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो आपको पता ही चल गया, आंसर आपका क्या हो जाएगा, जड़त्व यानी कि इनर्शिया। तो न्यूटन के प्रथम नियम में क्या बताया गया था कि यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर वो कैसा है, स्थिर है यानी विरामावस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो ये क्या था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसकी न्यूमेरिकल्स भी करवाई है। आप अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। न्यूटन के सबसे प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन गैलीलियो ने ही किया था, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में। न्यूटन का प्रथम नियम अगेन बता देती हूँ, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है यानी कि वो चल रहा है किसी भी डायरेक्शन में तो चलता रहेगा और तब तक वो नहीं रुकेगा, या फिर कोई भी वस्तु अगर स्थिर है यानी कि विरामावस्था में है तो वो विराम में रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोनास साल्क बहुत फेमस नाम है, आपको बताना है इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था। क्या बताना है, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था।
तो जोनास सल्क जो थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था? पोलियो के टीका का। पोलियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी इन्हीं का नाम आता है। पोलियो के टीका का आविष्कार किसने किया था? जोनास सल्क ने किया था। कब किया था? 1952 में। ठीक है, कब किया था? 1952 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किसने किया था? जॉनसन ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का किसने किया था आविष्कार? ह्यूजन मशीन का, टाइपराइटर का। ये आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का किसने किया था? जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक यानी कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल दुगना होता है, वो कौन सी कंडीशन होगी? जब उसकी लंबाई दुगनी हो जाए, या लंबाई 4 गुनी हो जाए, या द्रव्यमान दोगुना हो जाए, या गोले का द्रव्यमान दुगुना, या दोलक लंबाई दोनों ही दुगनी हो जाए। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब किसी पेंडुलम का जो आवर्तकाल है यानी कि जो उसका पीरियड है, उसका जो दोलन करने का, वो क्या हो जाए? दोगुना हो जाए। ये आपको बताना है। मैंने ऑलरेडी एक, आपने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है मुझे लगता है, अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता है जो इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन में L और G, यानी कि ये जो टाइम पीरियड होता है दोलन का, ये 2 पाई तो इसमें वैल्यू होगी, यानी लेंथ के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो इसकी ग्रेविटी होगी उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट में। तो L जहाँ पे इसकी लंबाई होती है, G गुरुत्वीय त्वरण होता है, टी क्या होता है? इसका टाइम। तो एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि दोगुना कर दिया जाए। दोगुना कब होगा? यानी जब क्या हो जाए? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, उसकी लंबाई 4 गुनी। 4 गुनी क्यों? आप ये बोलेंगे मैं तो ये बता रही हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, लेकिन अंडर रूट लगा हुआ है, तो अगर 4 अंडर रूट में रखोगे तभी तो बाहर निकल के 2 आएगा। तो ध्यान से करना है कि हम डायरेक्ट यही लगा दें कि 2 गुनी हो जाए। 2 गुनी करोगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थोबोरिक अम्ल। आर्थोबोरिक अम्ल को लाल गर्म करने पर अवशेष रहता है, क्या रहता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। आपको बता दूं, जो आवर्तकाल लोलक होता है लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर निर्भर करता है, और जो जैसे किसी घड़ी को अगर हम ऊपर सैटेलाइट वगैरह में जाते हैं तो इसका आवर्तकाल पूछा जाता है कि किसी भी घड़ी को अगर आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ऊपर स्पेस में, तो इसका आवर्तकाल अनंत हो जाता है। ये भी याद रखना है, ठीक है। और जितनी भी लटकाई गई वस्तुएं होती हैं उनको अगर बदलने से दोलन का आवर्तकाल नहीं बदलता है, क्योंकि वो कहीं भी आप करो, अगर आप किसी पेंडुलम को लेके खड़ो या कहीं पर आप लटका देते हो तो भी वो दोलन तो करेगा, तो उसका आवर्तकाल में कोई चेंजेस नहीं आता है। आर्थोबोरिक अम्ल को लाल गर्म करने पर अवशेष रहता है, कौन सा आंसर बताना है जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? B2O3, ठीक है। क्या होता है? B2O3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस ताप के बर्फ के टुकड़े यानी बड़ा टुकड़ा लिया है जिसमें 80 ग्राम क्या डाला गया? जल। जल का ताप अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो बर्फ का कितना द्रव्यमान गल जाएगा? क्योंकि आप उस पर जल डाल रहे हैं ना, और उसका टेम्परेचर, आपने जल डाल दिया तो टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे उसका डिक्रीज होगा। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पहले से है तो उसका द्रव्यमान जो गलेगा पानी डालने पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 80 ग्राम पानी डाला है तो कितना गलेगा? आपको ऑलरेडी मैंने इसका फॉर्मूला बताया है, क्या होता है? H इक्वल टू MS थीटा, ठीक। अब यहाँ पर थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? यानी कि वही टेम्परेचर 30, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? 80 इंटू 1 इंटू 30, क्योंकि टाइम 1 सेकेंड कुछ नहीं दिया तो 1 सेकेंड रखेंगे, वो सॉरी एस की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितने कैलोरी में लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 3 ज़ा 24 और 00 कैलोरी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये तो कैलोरी में आया। m क्या होगा? जल का मास ग्राम में। m क्या है? जल का मास ग्राम में। s क्या है? यहाँ पर जल की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट जो बोलते हैं, ठीक है, और जो कि हमेशा 1 होती है। तो s की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे हम? 1, क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 लेंगे। और नेक्स्ट जो दिया है इसमें थीटा, थीटा क्या होगा? टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, और जो स्पेसिफिक हीट होगी यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 रखनी है, दी होगी नहीं दी होगी तो भी। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर जब 80 ग्राम जल की बर्फ़ को ले जाते हैं तो बस आप इसको क्या कर दें? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होता है? 2400 इक्वल टू क्या कर देंगे? m इंटू 80, क्योंकि आपको दिया है, यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली?
एच की वैल्यू निकाल ली, तो एच की वैल्यू क्या होती है m इंटू एल, और यहाँ से इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 30। ठीक, तो क्या आ जाएगा 30 ग्राम। कुछ नहीं करना है, पहले आप एच की वैल्यू निकाल लीजिए, एच की वैल्यू आ गई, उसके बाद आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे m की, क्योंकि आपसे क्या पूछा है मास, और h बराबर क्या होता है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं m इंटू एल, और l आपको दिया हुआ है जो 80 है। नेक्स्ट है, एक वस्तु द्रव्य में तैर रही है तो वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल यानी जो फोर्स होगा, अपथ्रस्ट फोर्स, वो कितना होगा। कोई वस्तु अगर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तो उसका द्रव्य का जो, आपको पता है ये जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, कोई भी वस्तु अगर तैर रही है या डूब जाती है तो उसका रीजन बताया था आर्किमिडीज ने। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये बता दीजिए कि जो वस्तु द्रव में तैर रही है तो वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या होगा। जब अगर कोई वस्तु तैर रही होती है तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापित द्रव्य के भार, यानी जितना पानी, यानी कोई नाव अगर तैर रही होती है तो वो डूबती कब है, अगर उसके अंदर पानी घुस जाता है। अगर वो चलती है यानी उसका जो बैलेंस है, तैर रही होती है, क्योंकि वो पानी को क्या करती रहती है, विस्थापित करती रहती है, तो चेंज करती रहती है, तो वो जो उसका विस्थापन भार यानी जितना वो पानी हटाती है उसके बराबर वो जो फोर्स लगा रही, तभी वो बैलेंस कर पा रही। पानी में हम अगर तैरते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को विस्थापित करते हैं, तो वो दोनों इक्वल हो जाते तभी वस्तु क्या होती है, उस पर तैरती है। और यही रीज़न है जो उसमें फोर्स लगता है वो उसके द्रव्य के बराबर होता है, तभी आप तैर पाएंगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व यानी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है जिसके बारे में किसने बताया था, ये एक संख्या होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने ही बता दिया, इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं। जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि जितना भी ठोस के भार में कमी आती है, जो भी वाटर होता है, और जो जल के ठोस के भार में कमी आती है, यानी अगर कोई वस्तु, मान लो यहाँ पे कोई वाटर भरा हुआ, यहाँ पर कोई वस्तु क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है यानी कि तैर रही है, तो जो ये क्या करेगी, इसका ठोस का भार की जो कमी आएगी और जो इस वाटर के अंदर ठोस के भार की कमी आएगी, दोनों क्या होती हैं, दोनों का रेशो लिया जाता है, तो दोनों का रेशो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं। और आपेक्षिक घनत्व का जो मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, हाइग्रोमीटर से किया जाता है। ये इसकी यूनिट, मतलब ये इसका यंत्र होता है जिससे हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस में वितरित द्रव को क्या कहते हैं। किसी ठोस में जो द्रव को वितरित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।